हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय शो डियर ज़िंदगी। डियर ज़िंदगी में हम देख रहे थे फाइनेंशियल टॉपिक्स और हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसकी हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। इस वीडियो में एक्चुअली हम देखने वाले थे कि क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और नुकसान और फिर क्या हम इसमें फुल टाइम जॉब या फुल टाइम करियर कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आज हम किसी दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे और वो है बाइनेंस वर्सेस FTX। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो क्षेत्र है वो कितना फास्ट है, यहाँ कितनी कंपटीशन है और एक दूसरे का किसी भी प्रकार से ख्याल किए बिना सिर्फ प्रॉफिट के लिए कैसे लोग लड़ते हैं, इस आइडियल केस से आपको पता चलेगा। कल मैंने सुबह एक ट्वीट किया था कि FTX और बाइनेंस के बारे में, और उसमें मैंने लिखा था कि गेट रेडी फॉर द ब्लडशेड, और वही हुआ। पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट लाल रंग से भर गया। आगे मैंने यह कहा था कि शाम को 7 बजे मार्केट की कंडीशन चेंज हो सकती है क्योंकि CPI लॉन्च होने वाला है, और वही हुआ। शाम को 7 बजे CPI लॉन्च हुआ। 8.4 या 5 प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग पे वो ओपन हो गया और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। लेकिन इस बीच में बिटकॉइन 21,000 से गिरकर 15,500 तक आ गया। इतना सडनली चेंज एक दिन में आ गया उसमें। ऐसा क्यों हुआ? ये मैसेकर स्टोरी है बाइनेंस वर्सेस FTX की। 2017-2019 में बाइनेंस के CZ और FTX के सैम एक दूसरे के बहुत घने मित्र हुआ करते थे। हर सोशल मीडिया पे उनके फोटोग्राफ्स आते थे, गले मिलते हुए, हैंडशेक करते हुए। FTX की स्थापना जब हुई तब बाइनेंस का बहुत बड़ा स्टेक उसमें था। बाइनेंस ने उसके शेयर्स लिए थे, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, और बाइनेंस से हाथ मिलाकर FTX और बाइनेंस दोनों एक्सचेंजेस नंबर 1 नंबर 2 पे रहे। FTX कोई छोटा एक्सचेंज नहीं है, बाइनेंस के नीचे ये एक्सचेंज आता है, फिर भी $32 बिलियन की इसकी नेटवर्थ थी। ये बहुत बड़ी कंपनी थी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया तब दोनों के मन में एक आशंका पैदा हुई। बाइनेंस को मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन पे हटना नहीं था और FTX को बाइनेंस को हटा के नंबर 1 पे जाना था। बाइनेंस के CZ कंटिन्यूसली अलग अलग देश के दौरे कर रहे थे और हर देश में बाइनेंस स्थापित कर रहे थे। अब हर देश का कानून तो एक जैसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज चल रहे थे और मीडिया से वो कंट्रोवर्सीज बाहर आ रहे थे। और तभी FTX ने एक दूसरी गलती की। पहली गलती मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये FTX की दूसरी गलती थी जो उन्होंने अपने ही मित्र के खिलाफ नंबर 1 पोजीशन पे जाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दिया, और उन्होंने ये खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि बाइनेंस कंट्रोवर्सी से घिर चुका है और बाइनेंस बदनाम हो रहा है, तो हम ऐसे एक्सचेंज के साथ जाना नहीं चाहते। तो हम बाइनेंस का जितना भी इन्वेस्टमेंट FTX में है वो रीपरचेस करने के लिए, वापस लेने के लिए रेडी है। थोड़ी सी अनबन हो गई, लेकिन बाइनेंस ने इसे मान लिया क्योंकि तभी वो भी लिक्विडेशन पोजीशन में थे और लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत थी उन्हें। और यहाँ FTX ने तीसरी गलती की। तीसरी गलती ये की कि जब उन्होंने FTT कॉइन, FTX एक्सचेंज का FTT कॉइन जो है वो बहुत हाई रेट पे था, तभी 21-22 पे था। तो जब उन्होंने सारे अपने स्टॉक्स खरीद लिए, स्टेक्स जब खरीद लिए बाइनेंस से, तब उन्होंने बहुत बड़ा पेमेंट का पार्ट FTT में किया। ये FTX की तीसरी गलती थी कि खुद ही के कॉइन में उन्होंने सब स्टेक्स रीपरचेस कर लिए। अब बाइनेंस के पास कम से कम 1.222 बिलियन के FTT कॉइन्स आ गए। अब उनका रिश्ता तो पूरी तरह से टूट चुका था, और अब बाइनेंस के मन में आशंका पैदा हुई कि कहीं FTX अपना नंबर 1 पोजीशन छीन ना ले। और तभी FTX ने वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। और हाल ही में आपने देखा होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हर जगह पे FTX का नाम दिख रहा था, और FTX का क्लाइंट बेस, कस्टमर्स और इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे।
और तभी बाइनेंस के सीजेड ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा देर तक होल्डिंग रखना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है या फिर वो हमारे फायदे के लिए उचित नहीं है, तो हम हमारा FTT कॉइन का स्टॉक बेच रहे हैं। अगर बाइनेंस ने FTT कॉइन का स्टॉक बेचा नहीं, लेकिन अगर बेचा होता पूरी तरह से, तब तो FTX कंपनी पूरी तरह से डूब जाती थी, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी ही नहीं थी। वो कहते थे कि हमारे पास एसेट्स है, लेकिन एसेट और लिक्विडिटी में फर्क होता है। सपोज आपके पास एक कार है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपीस, मर्सिडीज कार है, और मान लीजिए कि आपको मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, तो आपके पास एसेट तो है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। अगर ये 5 लाख की लिक्विडिटी के लिए आपको 1 करोड़ की एसेट बेचनी पड़ेगी या ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा या गिरवी रखनी पड़ेगी। FTX का वही हुआ। सीजेड ने सिर्फ धमकी दी, एक्चुअली उसको बेचा नहीं, लेकिन सिर्फ सीजेड की इस धमकी के कारण देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। सीजेड की धमकी के कारण जो मार्केट 7 नवंबर मंडे को 22 पे था, वो गिरकर नियरली 15.9 पे आ गया, 15.9। अब उसके बाद सीजेड यानी कि बाइनेंस के जो ओनर है, उनकी तरफ से और एक ट्वीट आया कि वी आर रेडी टू परचेज द FTX एक्सचेंज। तो मार्केट में थोड़ी राहत आ गई, रेट और थोड़ा सा बढ़ गया FTX का। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर से एक ट्वीट कर दिया कि वी आर नॉट इंटेंडेड टू प्रिटेंड लव आफ्टर डिवोर्स। एक बार रिश्ता टूटने के बाद प्यार जताने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई डील FTX के साथ नहीं करेंगे। और इसी न्यूज़ के साथ सडनली बिटकॉइन और FTX दोनों बहुत तेजी से गिर गए। आप यहां पर देख सकते हो कि जो FTX का रेट सीजेड के पहले ट्वीट के बाद हाई हुआ था, 21 तक गया था, वो गिरकर नियरली 1.6 तक आ गया, 1.6। जिस कॉइन की एक दिन पहले कीमत 21 रुपीस थी, वो एक ही दिन में 1.6 तक नीचे आ गया। यही नहीं, उसके साथ साथ FTX क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था, तो लोगों ने डर कर अपने जो भी कॉइन्स वहां से थे उसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया, और FTT कॉइन जिसके पास जितने थे वो सब बेचना शुरू कर दिया, और इसी तरह क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन का रेट जो अराउंड 21,000 या 8 नवंबर को भी वो 20,000 के आसपास था, वो गिर के 15,400 तक आ गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही CPI इंडेक्स रिलीज हुआ, फिर से बिटकॉइन ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले ली और अभी वो 17,500 के आसपास स्थिर है। लेकिन FTT एक्सचेंज जैसे CPI इंडेक्स आ गया, तब उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई। 1.6 से लेके हार्डली वो अभी 3.5 तक ही रिकवर कर पाया। आज 11 नवंबर को यानी कि 10 नवंबर रात को FTX के ओनर सैम ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, पार्ट्स में था। उन्होंने अपनी सारी गलतियां मान ली। एलामेडा इन्वेस्टमेंट्स, एलामेडा जो कंपनी थी उनके लिए जो ट्रेडिंग कर रही थी, उनको हटाने का निर्णय लिया गया। उसके साथ उन्होंने मान लिया कि उनकी कुछ गलतियां हुई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है लायबिलिटी से भी, और उन्हें बाइनेंस से मदद लेने की भी अब ज़रूरत नहीं है। उनकी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ बात चल रही है, और अब मार्केट बिटकॉइन फिर से 17-18 हज़ार तक आ गया। मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हो गया, और उसमें CPI का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये दो दिन हर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर के लिए यादगार दिन रहेंगे, क्योंकि जब इतना खून बहा इसमें कि बहुत सारे ट्रेडर्स लिक्विडेट हो गए। FTX एक कस्टोडियन एक्सचेंज है, तो जिनकी भी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स उसमें थी, सब ने वो निकाल ली, और एक ही दिन में पूरा क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइंस का 21,000 से लेके 15,500 तक गिरा दिया। अब रिकवरी तो हुई, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात हमें लेनी चाहिए, एक बहुत बड़ी सीख हमें लेनी चाहिए, और वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बहुत फास्ट इमर्जिंग, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल
लेकिन बहुत ही डेंजरस फील्ड में आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो टाइम बाय टाइम आपको उसमें से प्रॉफिट बुक करना होगा। आप अगर कॉइन का रेट बढ़ता हुआ देखकर अगर आप चैन की नींद ले रहे हो तो आपका अकाउंट कभी भी लिक्विडेट हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बुक करना और बार बार अपने कॉइन्स को या फिर अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करते रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये थी बाइनेंस वर्सेस FTX वॉर की कहानी। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए कोई किसी का लिहाज यहाँ नहीं करता। कोई किसी भी हद तक जाकर किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, ट्रेडर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है, उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि आपके पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली रोटेट करते रहिए, कंटिन्यूस प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी प्रोज एंड कॉन्स और क्या हम इसे करियर की तरह ले सकते हैं या नहीं। ओह सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा था तभी एक बहुत ही बुरी खबर आई और मुझे लगा कि जो हम FTX और बाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे उस वीडियो में ये खबर होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने कहा था कि आखिर में सैम ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है, FTX के सैम ने, कि अब सब कुछ ठीक है, हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, सब कुछ अब ठीक तरह से हो जाएगा। और तभी कुछ देर बाद शाम को ये एक खबर आ गई, मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर देखिए, FTX का ऑफिशियल प्रेस रिलीज और उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया है और अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है। और उस वजह से आप ये भी देखिए कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है ये भी आप अभी देख लीजिए। उस वजह से गैलेक्सी डिजिटल 77 मिलियन, मल्टीकॉइन कैपिटल 10% उनका स्टेक उसमें है, फिर 7.2 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, 2 बिलियन। FTX और अल्मेडा का ओवर एक्सपोजर सॉल का $2 बिलियन, उसके बाद 150 मिलियन और उसके बाद ऐसे बहुत सारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस में। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है, सबके फंड लॉक हो गए, कोई वहां से पैसे नहीं निकाल सकता। तो जो रिटेल, जो हमारे जैसे ट्रेडर्स है, उनका तो कितना नुकसान हुआ है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि FTX ये वर्ल्ड का नंबर 2 का एक्सचेंज था और अपने इस पुराने दोस्त पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उसको जब उसने डुबाया बाइनेंस ने, तब बाइनेंस के CZ ने थोड़ी भी इज्जत नहीं की कि जो सामान्य ट्रेडर्स है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, उनका कितना नुकसान हो जाएगा। बाइनेंस ने सिर्फ खुद के लिए सोचा और FTX एक्सचेंज को डुबो दिया। भले FTX की कितनी भी गलतियां हो, फिर भी मेरे ख्याल से जब आप इंटरनेशनल मार्केट में और कॉमन मैन के साथ काम कर रहे हो तब आपको कॉमन मैन का ख्याल भी थोड़ा बहुत रखना चाहिए। इसीलिए आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही फास्ट और बहुत ही डेंजरस फील्ड है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है, मल्टीपल प्रॉफिट जो है, वो आपको किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते समय सिर्फ उतना ही पैसा, उतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जितना अगर डूब जाए तो आपको बहुत बड़ा सदमा न पहुंचे, बहुत गहरी चोट ना पहुंचे और कहीं आप सड़क पे ना आ जाए। उतनी ही अमाउंट आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अपना कैपिटल जो है वो जल्द से जल्द यहां से निकाल लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बीइंग विद डियर जिंदगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इस शो में। तब तक हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।